प्रिय छात्रों, आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक में जो तृतीय क्षेत्रक है, थर्ड सेक्टर, जिसको हम सेवा का क्षेत्र भी कहते हैं, वह किस प्रकार से सभी क्षेत्रकों से के तुलनात्मक उसमें ज़्यादा वृद्धि हुई, इस बात को देखेंगे, ध्यान करेंगे। हालांकि सभी क्षेत्रकों में परिवर्तन हुआ। ऐतिहासिक परिवर्तन में आपने देखा था कि क्षेत्रकों का ऐतिहासिक परिवर्तन कैसे हुआ। तो जितने भी सेक्टर हैं, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे वो ये सर्विस का ये सेक्टर हो, वृद्धि सभी सेक्टरों में हुई। सभी सेक्टरों के उत्पादन में वृद्धि हुई, परंतु सबसे अधिक विस्तार अगर किसी सेक्टर का हुआ तो वो सर्विस सेक्टर का हुआ, जिसका परिणाम ये हुआ कि सर्विस सेक्टर सबसे बड़ा उत्पादक सेक्टर बनके उभरा। यह इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अब देखिए, जैसे कि शुरू में ही बताया था कि प्राइमरी सेक्टर में जो मेनली कृषि और पशुपालन का काम होता है, जब धीरे धीरे कृषि में ग्रोथ होने लगा, कृषि में प्रोडक्शन बढ़ने लगा, तो लोग दूसरे कामों में लगे, उद्योग के काम में लगे, और वहाँ भी जब प्रोडक्शन बढ़ने लगा तो चूँकि सर्विस सेक्टर क्या है, सर्विस सेक्टर प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर माने विनिर्माण का क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों को जो सेवाएं उपलब्ध कराता है, सेवाएं मुहैया कराता है, वही तो सर्विस सेक्टर है, तृतीय क्षेत्रक है। तो जब इन दोनों क्षेत्रकों में वृद्धि हुई तो स्वाभाविक है इन दोनों क्षेत्रकों की सेवा देने के लिए तीसरे क्षेत्र को आगे आना पड़ा, और तीसरे क्षेत्र में सेवा देने के साथ साथ तीसरे क्षेत्र ने और अनन्य चीज़ों में अपने को बेहतर करता गया। जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, मान लीजिए पहले ट्रांसपोर्टेशन, प्राइमरी सेक्टर या विनिर्माण के सेक्टर में जो कुछ भी उत्पादित हुआ उसको ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता हुई, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का चलो विस्तार हुआ, लेकिन इस ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ जो प्राइमरी सेक्टर में लगे हैं और विनिर्माण के सेक्टर में लगे हैं, उनके लिए हॉस्पिटल, एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन माने सूचना, इसको डाक एवं तार आप कहेंगे, साथ में एडमिनिस्ट्रेशन, थाना कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनियां इत्यादि। भाई प्राइमरी सेक्टर हो या वो विनिर्माण का सेक्टर हो, इन दोनों के लिए ये जितनी भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। परिवहन चाहिए ही चाहिए, बीमार होंगे हॉस्पिटल चाहिए ही चाहिए, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए जो है एजुकेशन के लिए शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज चाहिए ही चाहिए, अपने लोगों से जुड़े रहने के लिए डाक
अब तो डाक खत्म हो चुका है, लेकिन मोबाइल संचार, ये जो अत्याधुनिक जो इन सेवाओं का विकास हुआ है, चाहिए ये चाहिए, और उनके आपस में जो भी छोटे मोटे विवाद हैं उसे लिए फिर थाना कचहरी तमाम चीज़ें, और उनकी सुरक्षा, बीमा, बैंक, ये सारी चीज़ें एक जो है मूलभूत आवश्यकता बनकर के उभरी, और इसलिए इस सेक्टर का डेवलपमेंट होता चला गया। और किसी भी देश में इन सेवाओं के प्रबंध की जिम्मेदारी सरकार उठाती है। अब देखिए वही दिया है कि कृषि एवं उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं की जरूरत पड़ी। अब जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, आलू। अगर आलू की पैदावार बहुत ज़्यादा होगी तो उस आलू को रखने के लिए स्थान भी चाहिए, तो उसके भंडारण की व्यवस्था की जाएगी। और आलू का भंडारण कहाँ होता है सबको पता है, कोल्ड स्टोरेज में होता है। कोल्ड स्टोरेज की चेन बनेगी पूरे देश में। अब कोल्ड स्टोरेज की चेन बनी तो कोल्ड स्टोरेज केवल बनाकर तो छोड़ नहीं दिया जाएगा, कोल्ड स्टोरेज में काम करने वाले लोग होंगे। तब एकमात्र एग्रीकल्चर के आलू के प्रोडक्शन से, बहुत अधिक प्रोडक्शन से, और उस आलू को खराब होने से बचाने के लिए उसको कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत पड़ी। और जब कोल्ड स्टोरेज बना तो कोल्ड स्टोरेज में काम करने वाले लोग होंगे, तो जब काम करने वाले लोग की ज़रूरत पड़ेगी तो रोजगार बढ़ेगा। तो इस तरह से जो है इस सेक्टर का विकास हुआ। और जैसे जैसे आय बढ़ती है किसी भी व्यक्ति की, वह अनन्य प्रकार की सेवाएं लेने का कोशिश करता है या सेवाएं लेने के लिए वो आगे बढ़ता है। जैसे रेस्टोरेंट, पर्यटन, शॉपिंग, निजी हॉस्पिटल, निजी विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण। अब इसमें रेस्तरां माने होटल, जिसको आप रेस्टोरेंट कहते हैं, उठा लीजिए। अब जिसके पास आय नहीं होगी वो रेस्टोरेंट उसके दिमाग में ही नहीं आएगा, लेकिन जिसकी आय में वृद्धि होगी, अगर आय बढ़ेगी, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर से बढ़े, चाहे वो विनिर्माण के सेक्टर से बढ़े, तो वह बड़ी आय को कहाँ खर्च करे? तो अपनी सुख सुविधा के लिए फिर वो रेस्टोरेंट की तरफ जाएगा, रेस्टोरेंट की तरफ जाएगा, या उसको रेस्टोरेंट की आवश्यकता पड़ेगी। जब उसको रेस्टोरेंट की आवश्यकता पड़ेगी और किसी शहर, नगर या कस्बे में जब एक बड़ी पॉपुलेशन की आय बढ़ने लगती, इनकम ज़्यादा होने लगती है, तो वहीं के रहने वाले व्यक्ति को लगता है कि इस कस्बे या शहर में एक अच्छा रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलेगा, एक अच्छे रेस्टोरेंट का निर्माण कर दिया जाए तो रेस्टोरेंट यहाँ चल सकता है। तब व्यक्ति ये संभावनाएं तलाशता है, और जब संभावनाएं तलाशता है तो वहाँ रेस्टोरेंट इस्टेब्लिश कर देता है। अब रेस्टोरेंट इस्टेब्लिश कर दिया तो उस रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा। उसी प्रकार से सारी चीज़ें हैं। पैसा बढ़ा तो आदमी घूमना चाहेगा, तो हमारा जो पर्यटन उद्योग है, पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन उद्योग में है गाड़ी से जाएंगे या गाड़ी करेंगे, निजी गाड़ी करेंगे,
या वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ होटल में रुकेंगे, रेस्टोरेंट में खाएंगे, घूमने के लिए गाइड करेंगे। एक लंबी श्रृंखला सभी किसी भी सेक्टर के अलग अलग जो भी व्यवसाय है, कार्य हैं, उन सभी कार्यों में एक लंबी चेन है लोगों की जुड़ने की, लोगों की काम करने की। तो इस नाते भी इस सेक्टर का जो है डेवलपमेंट हुआ। फोर्थ पॉइंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सबसे अधिक अगर इधर 10-20 वर्षों 25 वर्षों की बात करें, माने 1990 तो शुरुआत हो गई थी, 1985 के बाद की बात करें अगर, माने 21वीं सदी के पहले दशक से बात करें, तो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट अगर किसी सेक्टर में हुआ तो सेवा के सेक्टर में, माने इस तृतीय क्षेत्रक में, और तृतीय क्षेत्रक में भी किस उप क्षेत्र में, तो वह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जिसको आप कहते हैं, उसमें कहते हैं कि क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। एक सूचना और औद्योगिक सूचना और प्रौद्योगिकी क्रांति के नाम से इसको जानते हैं। क्रांति आप जानते ही है, क्रांति चाहे देशों के बीच हो, क्रांति माने जो जिसका फैलाव बहुत तेजी से हो और जो बहुत चीज़ों को अपने आपस में समेट ले, चाहे वो सामाजिक परिवर्तन की बात हो, चाहे आर्थिक परिवर्तन की बात हो, चाहे राजनैतिक परिवर्तन की बात हो, चाहे वो वैज्ञानिक परिवर्तन की बात हो, परिवर्तन कोई भी हो, जब बड़े पैमाने पर आमचूल परिवर्तन जब हो जाता है किसी भी क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र में हुए इस परिवर्तन के उस क्षेत्र की क्रांति कहते हैं। जैसे अन्न उत्पादन में अधिक अन्न उपजाने के लिए ग्रीन रिवोल्यूशन नाम दिया गया, हरित क्रांति। और जब गेहूं का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन देश के अंदर हुआ तो उसको हरित क्रांति नाम दिया गया। दूध का उत्पादन बहुत अधिक पैमाने पर किया गया तो श्वेत क्रांति। उसी प्रकार से जो चौथे पॉइंट में है वो सूचना संचार प्रौद्योगिकी की क्रांति, जिसमें नवीन सेवाएं, जो भी इस क्रांति के बाद सेवाएं आई, वह कितना इम्पॉर्टेंट और अपरिहार्य, माने मोस्ट नेसेसिटी हो गई। एक होता है आवश्यकता, एक होती है मूलभूत आवश्यकता, एक आवश्यकता, एक अनिवार्य आवश्यकता। मूलभूत आवश्यकता जिसके बिना आपका जीवन न चले। आवश्यकता माने चलो भाई मूलभूत चीज़ें पूरी हो गई, अब कुछ और चीज़ें हो जाए तो ज़रा अच्छा है। साइकिल है और साइकिल की जगह थोड़ी सी बाइक हो जाए, तो कहीं 10-20-15 किलोमीटर चलने के लिए साइकिल भी ठीक है, साइकिल चलो मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन बाइक क्या है? आवश्यकता है। लेकिन अनिवार्य आवश्यकता माने जिसके बिना अब काम ही नहीं चलना है। अनिवार्य आवश्यकता है हवा। हवा बिना काम नहीं चलेगा। तो आवश्यकता, आवश्यक आवश्यकता, अनिवार्य आवश्यकता। और आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंस कितना बढ़ गया है यह बताने की जरूरत नहीं है।
यह मोस्ट नेसेसरी नेसेसिटी हो गया, अनिवार्य आवश्यकता हो गई। आज की तारीख में स्कूल बंद, कॉलेज बंद, पहले तो पूरा देश बंद था, लेकिन धीरे धीरे देश खुलने लगा, खुला। लेकिन आज एजुकेशन सिस्टम फिजिकली रूप से पूरी तरह से बंद है, लेकिन फिर भी हम लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, आप ऑनलाइन कार्य को पूरा कर रहे हैं। तो यह हमारे लाइफ का क्या हो गया, मोस्ट नेसेसरी नेसेसिटी हो गई। जिस मोबाइल को छूने के लिए मना किया जाता था कि मोबाइल छूना नहीं, बर्बाद हो जाओगे, आज उसी घर में मोबाइल खरीद के दिया जा रहा है कि देखो ये सर का ऑनलाइन टीचिंग होने वाला है, देखो सर ने क्या भेजा, ये देखो मोबाइल पर तुम्हारे कुछ आया कि नहीं आया। तो यह सेवा का कितना तेजी से विस्तार हुआ, परिस्थितियाँ कैसे चेंज हुई, यह एक अनिवार्य आवश्यकता हो गई। और इसको आप प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं, अनुभव करने की भी जरूरत नहीं है। एक होता है अनुभव करना, कोई चीज़ें हो गई है आपके सामने नहीं है तो आप उसका अनुभव करते हैं, लेकिन अनुभव नहीं करना है। यहाँ सीधे प्रत्यक्ष दिख रहा है कि सेवा क्षेत्र का यह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन जो हुआ है, इसका महत्व कितना जीवन में हो गया। बाकी इसके जो है दोष पक्ष क्या है, उस पर हमको यहाँ पर चर्चा नहीं करनी है कि एक ही घर में 4 लोग हैं, चारों किसी से बात ही नहीं कर रहे हैं, चारों अपनी अपनी मोबाइल लेकर कोई गेम खेल रहा है, कोई फेसबुक पर एक्टिव है, कोई ट्विटर पर एक्टिव है, कोई यूट्यूब पर वीडियो देख रहा है, कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा है। ये एक सब अलग पहलू है उसका। अतः यह हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो सेवा सर्विस सेक्टर की सभी सेवाओं में जो सर्विस सेक्टर है, इसमें जो अभी रेस्टोरेंट वगैरह, हॉस्पिटल और एजुकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारी जो इसके सब सेक्टर हैं, सब विषय हैं, इन सब में भी एक बराबर की वृद्धि नहीं हुई। समान रूप से वृद्धि नहीं हुई। अब बहुत सी सेवाओं और सेवाओं की संख्या बड़ी सीमित है, जिसमें बहुत ज़्यादा स्किल या एजुकेटेड लोगों को ही रोजगार मिलता है, जिनकी संख्या कम है। ऐसे सेवा क्षेत्र की संख्या कम है जहाँ पूर्ण रूप से स्किल और एजुकेटेड लोगों को रोजगार मिलता है। दूसरी ओर बहुत अधिक संख्या में लोग, और आज की तारीख में तो बिल्कुल, आज इतनी बेरोजगारी बढ़ी तो कैसे बढ़ी, जब एजुकेटेड लोगों और स्किल डेवलप लोगों को रखने की अवसर की संख्या जब कम हुई है, तभी तो ये बेरोजगारी बढ़ी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब ये बेरोजगारी बढ़ी है तो लोग असंगठित क्षेत्र में या स्वतः अपने कार्य को करने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि कहते हैं कि जीना है तो सीना है। सीना माने सिलाई करना, सीना माने छाती न समझ लेना। जीना है तो सीना है, माने अपने को जिंदा रखना है तो कुछ न कुछ करना है। अब हम एजुकेटेड हो गए, हम स्किल डेवलप भी हमारे अंदर हो गया है, सब कुछ ठीक है, हम बहुत योग्य हैं। लेकिन भैया जब किसी भी सेक्टर में अवसर ही सीमित है, वहाँ अवसर ही नहीं है, वहाँ 10, 100 या 1000 लोगों की ज़रूरत है और हम 10 लाख लोग उस तरह के हैं,
उतने योग्यता रखने वाले हैं। थोड़ा बहुत अंतर हमारे रखने वाला है उसकी नज़रों में थोड़ा बहुत अंतर हुआ तो हमें नहीं रखा, उन 1,000 या जो 10,000 जितना रखना है उनको रख लिया। हम 10 लाख लोग बेकार हो गए। तो वहाँ अवसर की कमी हुई तब तो हम बेकार हुए। तो हम बेकार हुए तो हमें जीना है तो सीना है, माने हमें जीवित रहना है तो कुछ न कुछ काम करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे या करते हैं? तो छोटी दुकान, किसी भी फील्ड में मरम्मत रिपेयरिंग का काम, परिवहन में बाइक से लेकर के रेल जहाज तो मिलेगा नहीं, रेल जहाज मिल गया तब तो बल्ले बल्ले है, तब आप कहें बेकार कहे जाएंगे। लेकिन रेल से लेके बस तक, अरे बाइक से लेकर बस तक, आपने देखा होगा बड़े बड़े महानगरों में ये ऑटो टेम्पो के अलावा अब बाइक परिवहन, प्राइवेट बाइक परिवहन की भी शुरुआत हो गई। सफ़ेद कलर की बाइक, सफ़ेद हेलमेट लगाए व्यक्ति अगर आपको महानगर में दिख जाए तो समझ लो इसको रोक करके आप इससे जहाँ जाने को कहोगे ये आपको ले जाकर छोड़ देगा और आपसे वहाँ तक का किराया लेगा। तो छोटी दुकान, चाहे कोई रिपेयरिंग का काम, परिवहन जैसी सेवाओं में हमें लगना पड़ता है या लोग लगे हुए हैं। अब वे लोग, माने ये लोग, इस तरह के जो लोग हैं बड़ी मुश्किल से जीविका निर्वाह कर पाते हैं। और वही बात कि यह इन सेवाओं में इसलिए लगे हैं क्योंकि इनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। इसलिए इस सर्विस सेक्टर में भी कुछ ही सेक्टर ऐसे हैं, उप सेक्टर ऐसे हैं, सब सेक्टर जिनका महत्व बढ़ा है। अब नेक्स्ट कंटेंट देखिए, अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं, माने लगे, कहाँ लगे हुए हैं, किस जगह, एक बड़ी जनसंख्या किस जगह पर नियोजित है। सघ माने सकल घरेलू उत्पाद, जिसको आप जीडीपी कहते हैं। यहाँ ये ग्राफ दिया है जीडीपी का, ये देखिए 1970-71 का दिया है और यहाँ 2011-12 का दिया है। ये ग्राफ दिया है और इसके विषय में जो है इस ग्राफ के आधार पर ये आपका जो है ग्रीन, येलो और ब्राउन, प्राइमरी सेक्टर को ग्रीन से इंडिकेट किया है सबसे नीचे, और विनिर्माण जो सेक्टर है उसको येलो से किया है बीच में, और ब्राउन जो है वो सर्विस सेक्टर, सेवा का क्षेत्र, थर्ड सेक्टर जो हमारा है उसको सबसे लास्ट में। तो ये बाईं तरफ जो है 1970-71 का एक ग्राफ है कि किस तरह से ग्रोथ किस सेक्टर में ज़्यादा था, कम था, और ये 2011-12 का दिया हुआ है यहाँ पर। तो ये बता रहा है कि तीनों सेक्टर की हिस्सेदारी में परिवर्तन हुआ है, फिर भी रोजगार में ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ। कह रहा है कि प्रोडक्शन में तो तीनों सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़ा है, लेकिन जिस
तरह से प्रोडक्शन बढ़ा। अभी पीछे हम रोजगार की बात कर रहे थे कि जिस हिसाब से प्रोडक्शन बढ़ा है तीनों सेक्टर का, उस अपेक्षा रोजगार में परिवर्तन नहीं हुआ है। और वहीं पर ये नीचे देखिए, ऊपर जो है हिस्सेदारी है प्रोडक्शन की, और यहाँ नीचे जो है रोजगार की हिस्सेदारी है कि किस सेक्टर में जो है कितने रोजगार 70-71 में थे और 2011-12 में क्या परिवर्तन हुआ है। तो इस ग्राफ को देखने से यह पता चलेगा कि देखिए जो प्राइमरी सेक्टर है 70-71 में सबसे ज़्यादा इस पर निर्भरता थी, लेकिन 11-12 में भी जो है प्राइमरी सेक्टर बाकी अन्य दो सेक्टरों से उसका ग्राफ ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि आज प्रेजेंट टाइम में भी प्राइमरी सेक्टर में ही इस देश की ज़्यादातर पॉपुलेशन नियोजित है। इसीलिए कहते हैं कि आज भी 60% जनता देश की एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, निर्भर है। प्राथमिक क्षेत्रक से रोजगार का ऐसा ही क्षेत्रक स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ? तो इसका कारण यह है, देखिए बता रहा है कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं हुआ, जो मैंने पहले बताया है आपको। इस अवधि में वस्तुओं के औद्योगिक उत्पादन में तो 3 गुना की वृद्धि हुई, लेकिन रोजगार में 3 गुना की वृद्धि नहीं हुई। तृतीयक क्षेत्रक में 14 गुना की वृद्धि हुई, लेकिन रोजगार 5 गुना से भी कम वृद्धि हुई। देश में आधे से अधिक लोग प्राथमिक क्षेत्र मुख्यतः कृषि में लगे हुए हैं, जिसका जीडीपी में योगदान केवल 1/4 का है। अब इसको महसूस करिए, अनुभव करिए, इस पर ध्यान दीजिए कि 1/4 जीडीपी में केवल हमारे प्राइमरी सेक्टर का योगदान है, लेकिन पॉपुलेशन कितनी डिपेंड है? 60%। वहीं पर सर्विस सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर जो भी निर्माण का सेक्टर है, उसका जीडीपी में योगदान जो है 3/4 है, माने 75% है। और 75% जिस सेक्टर का योगदान जीडीपी में है देश के सकल घरेलू उत्पाद में, राष्ट्रीय आय में जिनका 3/4 भाग है, योगदान है, वहां पर आधे से भी कम लोगों को रोजगार मिला हुआ है। तो फिर तीसरा प्रश्न कर रहा है, क्या कृषि के क्षेत्र में लगे लोग, श्रमिक अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है कि वो कम उत्पादन कर रहे हैं। कम उत्पादन करते तो
देश आज भूखों मर रहा होता। इतना उत्पादन कर रहे हैं कि सरकार उनके उपज को खरीद नहीं पा रही। तो कारण क्या है? तो सबसे बड़ा जो कारण है वह कृषि सेक्टर में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं। आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं, और आवश्यकता से अधिक लोग कैसे लगे हुए हैं, किस प्रकार से लगे हैं, और उनको वहाँ से हटा दें तो क्या असर होगा या नहीं होगा, या उनके लिए और क्या किया जा सकता है, इन सब बातों पर चर्चा हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना। धन्यवाद।